हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हाईलाइट सीरीज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नई यूनिट जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके बैठें ताकि कुछ एडिशनल पॉइंट्स को आप मेंशन कर पाएँ। तो हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। एज यू नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग जानेंगे। फिर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, जिसमें हम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की बात करेंगे। फिर हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी देखेंगे, एक्चुअल साइट क्या है, कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बात करेंगे। उसके बाद रेगुलेशन देखेंगे रेस्पिरेशन का, और उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन। क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? सिंपल मॉलिक्यूल का, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स एडेक्स्ट्रा, इन सभी का हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग इसका ब्रेक डाउन? टू डिराइव एनर्जी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। जो हम डेली परफॉर्मेंस करते हैं, जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी हमें लेने के लिए ब्रेक डाउन करना होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शन होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, और साथ ही साथ में एक और गैस रिलीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिसको हम रिलीज आउट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका नाम है CO2, विच इज़ हार्मफुल, इज ऑल्सो रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में मैंने अभी आपको बताया ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी हमें मिलेगी, साथ ही साथ में CO2 भी है जो हार्मफुल है, जिसका हम रिलीज आउट कर देते हैं। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल। जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूस सेल को प्रोवाइड कराई जाती है ताकि एनर्जी लगातार हमारी बॉडी के अंदर बनती रहे। और ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है, ये कहाँ से मिलेगी? हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगी। और जब ऑक्सीजन आ रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो CO2 प्रोड्यूस होगी किसके थ्रू? सेल के थ्रू। ठीक है, हैव टू बी रिलीज्ड आउट, जिसको हम बाहर रिलीज कर देंगे। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना और CO2 जो हमारी सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक्सचेंज होना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। आप अपने हाथ को यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद उसको फील करें। इंस्पिरेशन, सांस को अंदर लिया हमने, तो जब सांस को अंदर लेते हैं तो फिर ये हमारा जो चेस्ट ऊपर की साइड में उठता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे रिब्स हैं और हमारा जो स्टर्नम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ऊपर की साइड में मूव अप होगा। ठीक है, और जब आप सांस छोड़ेंगे, एक्सप्रेशन, ये इससे क्या होगा? एक्सप्रेशन जब हम लोग करते हैं तो हमारा चेस्ट मूव डाउन जाता है, मीन्स स्टर्नम और रिब्स उस टाइम पे रिलैक्सेशन के मोड में पहुंचते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, या तो अप होगा या फिर डाउन होगा। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग, और आप जानते हैं ऐसा ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? ब्रीदिंग की वजह से। हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम ब्रीथ करते हैं, ये हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल। ये कह रहा है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं उनमें हमें अलग अलग तरीके के ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। और ये डिपेंड है, ब्रीदिंग डिपेंड ऑन किस किस चीज़ पर डिपेंड, आपको याद रखना है, हैबिटेट पर डिपेंड होता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसा, ये दो चीज़ें डिफाइन करती हैं किस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, जैसे कि स्पंजेस की हम लोग बात करें तो स्पंज के बारे में अगर आपको याद आ रहा होगा, एनिमल किंगडम में आपने जाना था कि ये पोरीफेरा में आते हैं। और इसके अलावा सीलेंटेड्स हो गया, फ्लैट वर्म्स हो गया, तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है या रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होगी। तो हम कह सकते हैं पोरीफेरा से एस्केलमिंथीज तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी।
इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अर्थवॉर्म की। ये जो अर्थवॉर्म है, और एक और हमारे पास में ऑर्गेनिज्म आता है फ्रॉग, जो एम्फीबिया से बिलोंग करेगा। ये मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन के थ्रू अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम लोग इंसेक्ट की अगर बात करें तो इनके अंदर नेटवर्क प्रेजेंट होता है ट्यूब्स का, और उसको बोलते हैं हम ट्रैकियल सिस्टम। जैसे कि कॉकरोच के अंदर हमें देखने को मिला, वहाँ पर हमें ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बात करें स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसको गिल्स बोलते हैं, और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये कौन करता है? जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ऑर्थ्रोपोड्स हो गया, फिशेस हो गया, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास में आएगा एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स हो जाता है, मोलस्क हो जाएगा, और इसके अलावा हम लोग फिशेस की बात करेंगे, वो भी हमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें नेक्स्ट ऑर्गन का, जिसका नाम है लंग्स। तो लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, कौन से ऑर्गेनिज्म? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, उन सभी में हमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एमंग वर्टिब्रेट्स, फिशेज है जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। जबकि एम्फीबिया की अगर हम लोग बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, या फिर मैमल्स की बात करें, एम्फीबियंस लाइक जैसे फ्रॉक्स हो जाता है, इसके अंदर हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। ये कैसे करेगा? मॉइस्ट स्किन के थ्रू करेगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होने वाला जो रेस्पिरेशन होता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। मीन्स क्यूटिकल स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शो करता है। हम लोग बात करेंगे अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो मेनली हम लोग ह्यूमन के बारे में ही बात करेंगे। जो अभी जस्ट आप लोगों ने पैराग्राफ कंप्लीट किया है, ये आपके लिए जस्ट रिमाइंडर था, क्योंकि वो वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एनिमल किंगडम के अंदर, जिसमें आपने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रखा था। स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ से, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक तो हमें मिलेगा लंग्स, जिसमें हम लोग लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो हमारा ह्यूमन है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है। क्या क्या हम लोग बात करेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर बात आए तो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे करके है। ठीक है। तो आप अपने आप से थोड़ा सा फील कर सकते हो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई एक ह्यूमन है। ठीक है। ये रहा हमारे पास में एक ह्यूमन। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कोई एयर है प्रेजेंट, और ये जो एयर है सबसे पहले एंटर करेगी कहाँ से? नोज से एंटर करेगी। तो ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं जहाँ से एयर एंटर कर रही है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा नेज़ल पैसेज और नेज़ल चैम्बर। फिर ये जो माउथ आता है ये ओरल कैविटी है, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको यूवुला बोला जाता है। यूवुला का काम क्या होता है? जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग फूड को एंटर करता है बोलस के फॉर्म में, तो ये बोलस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर जाए, ऊपर ना चला जाए, तो ये यूवुला के थ्रू वो हमारा पाथ बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलेगा एक फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन चैम्बर होता है फूड के लिए और एयर के लिए। तो यहाँ से एयर पास होगी एयर चैम्बर होते हुआ, और यहाँ पर फिर हमें दो पाइप देखने को मिलते हैं, एक को बोलेंगे हम ओएसोफेगस और एक को बोलेंगे ट्रैकिया। तो ये हमारा ओएसोफेगस है और ये हमारे पास में है ट्रैकिया। ठीक है। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं और ओएसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास ट्रैकिया है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है। और ये कार्टिलेज की बनी हुई होगी। जो हमारा ओपनिंग है ट्रैकिया का, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। ठीक है। और जो इसकी कवरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्लियर है यहाँ तक? अब जो आपका ट्रैकिया ये स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर ही हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। और ये जो लैरिंग्स है, अगर ये ना हो तो इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, मीन्स बोल नहीं सकता। तो लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है। साउंड बॉक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स देखने को मिलेंगे।
जिसकी ओपनिंग है कहाँ पर, अपर लिप्स के ऊपर ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, अपर लिप पर इसकी ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज। ठीक है, पहले नेजल पैसेज मिलेगा, फिर नेजल चैम्बर मिलेगा। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स। नेजल चैम्बर कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये देखो मैंने आपको बताया फेरिंग्स। फेरिंग्स अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पासेज। किस किस के लिए कॉमन पासेज है, फूड और एयर के लिए ये कॉमन पासेज होता है। फेरिंग्स इज अ पोर्शन विच इज नोन एज कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, ये फूड और एयर के लिए कॉमन पासेज की तरह बिहेव करता है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो हमें क्या मिल रहा है, लैरिंग्स मिल रहा है। किस में ओपनिंग होगी इसकी, ट्रैकिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। किस चीज़ का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। विच इज़ हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, और साउंड प्रोडक्शन ये करता है, इस वजह से हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। मैं अभी आपको बता रहा था कि जो हमारे पास में ट्रैकिया प्रेजेंट है, तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है वो ग्लॉटिस है, उसको कवर करता है। जब हम स्वेलिंग करते हैं, ठीक है, खाने को निगलते हैं, उस टाइम पे ये खाना हमारे एयर पाइप में ना चला जाए, उसको प्रिवेंशन करने का काम कर रहा है कौन, एपिग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस में खाना ना चला जाए, उसको प्रिवेंट कर रहा है कौन, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किस चीज़ का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर एंटर ना कर जाए या ट्रैकिया के अंदर एंटर ना कर जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस उसका जो ढक्कन है वो उसको बंद कर देता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, मिड थोरेसिक कैविटी के अंदर हमें देखने को मिलती है। विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कहाँ से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे T5 थोरेसिक वर्टिब्रा का 5वां जो रीजन है, वहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाई। ठीक है, कौन सी ब्रोंकाई होगी, जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो होगी प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी। और जब प्राइमरी ब्रोंकाई आता है उसके बाद हमें सेकेंडरी ब्रोंकाई देखने को मिलता है, फिर टर्शरी मिलता है। और जब टर्शरी ब्रोंकाई कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलेगा। पहले हमें इनिशियल ब्रोंक्यूल मिलेगा, फिर टर्मिनल मिलेगा, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मिलेगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मिलने के बाद हमें एल्वियोलाई देखने को मिलते हैं, और एल्वियोलाई को हम लोग जानते हैं एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, अब देखिए, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले इनिशियल आएगा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल आएगा। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कह रहा है कि जो ट्रैकिया हमारे पास में है, तो ट्रैकिया से लेकर ये हमारे पास में स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, ये ट्रैकिया है, और ये हमें कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिल रहा है। ये दो पार्ट में हमारा स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर हमें सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक हमें ये जो इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, ये सी शेप्ड रिंग्स हैं, ये देखने को मिलती हैं, जो किस चीज़ की बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। कौन सा कार्टिलेज होगा, तो आपको यहाँ पर याद रखना है हाइलिन कार्टिलेज का ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। ठीक है, सी शेप्ड हमें रिंग्स देखने को मिलती हैं, और ये भी ध्यान रखना है आपको कितनी होंगी, 16 to 20 हमें सी शेप्ड रिंग्स देखने को मिलेंगी। कहाँ से कहाँ तक मिलेंगी, हमें ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये सी शेप्ड रिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इर्रेगुलर वॉल्ड। कैसी होगी, इर्रेगुलर, और कैसी होगी, थिन वॉल्ड होगी। एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, एल्वियोलाई के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और उसके बाद बैग लाइक स्ट्रक्चर जो थिन इर्रेगुलर वॉल्ड होगा, इर्रेगुलर वॉल्ड का होगा, उसको हम एल्वियोलाई कह रहे हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। वी हैव टू लंग्स। लंग्स की बात कर रहे हैं, कितने लंग्स होंगे, 1 पेयर लंग्स हमें देखने को मिलता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर।
विच इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड ल्यूरा। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है, ल्यूरल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि डबल लेयर ल्यूरा की मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है लंग्स के चारों तरफ विद ल्यूरल फ्लूइड। और जो हमारे पास में आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों के बीच में फ्लूइड हमें देखने को मिलता है जिसको हम ल्यूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब इसका काम क्या होगा? ल्यूरल फ्लूइड हेल्प इन रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। लंग सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। द आउटर ल्यूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक। जो आउटर वाली है, तो हमारा जो कंप्लीट थोरेसिक कैविटी है, तो बाहर की लेयर जो है वो थोरेसिक के साथ में अटैच होगी और जो अंदर वाली लेयर है वो लंग्स के साथ में अटैच होगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि जो आउटर लेयर है, ये हमारे पास में जो आउटर लेयर है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है। तो आउटर को हम लोग जानते हैं पैराइटल के नाम से, तो आप कहेंगे कि पैराइटल ल्यूरा है जो वो अटैच है किसके साथ में? थोरेसिक के साथ। इनर मेम्ब्रेन जो होगी जिसको हम लोग बोलेंगे विसरल ल्यूरा, ये डायरेक्टली कांटेक्ट होगा किसके साथ में? लंग्स के साथ में। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए। तो अभी मैंने आपको जो बनाकर दिखाया था स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का मतलब क्या? जो आउटर कवरिंग है, जो फ्लैप है, उसको हम एपिग्लॉटिस बोल रहे हैं। अब ये एपिग्लॉटिस जो है वो कवर किए हुए होता है किसको? ग्लॉटिस को ये कवर करके रखता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ग्लॉटिस को कवर करके रखेगा। ये फ्लैप जो होगा इसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब जैसे एंटर करेंगे ये ट्रैकिया के अंदर, ये हमारे पास में ट्रैकिया का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे एंटर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो हमें ये पार्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आगे से फ्रंट में जो हमें देखने को मिल रहा है कंप्लीट स्ट्रक्चर है और बैक में ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाहर का जो एरिया है, फ्रंट का जो है वो एंटीरियर या फिर वेंट्रल, और पीछे का जो एरिया है पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल। तो डॉर्सली या फिर पोस्टीरियरली ये इनकम्प्लीट होते हैं, और एंटीरियरली या फिर आप कह सकते हो वेंट्रली ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज़ मैं भी आपको बता रहा था, ये हमारे पास में जो सी शेप्ड रिंग्स हैं, इनका नंबर हमारे पास में कितना है? ये आपके पास में लिखा होगा 16 to 20 हमारे पास में सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये? कहाँ से कहाँ तक होंगे? अभी मैं आपको बता रहा था, हमने पढ़ा है अभी पैराग्राफ के अंदर, ट्रैकिया से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? इनिशियल, कहाँ तक जाएगा? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक जाएगा। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर रहा, ये एक अंदर वाली लेयर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनर, और इसके बाद में एक ये आउटर लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे, आउटर लेयर को बोलेंगे पैराइटल, और इनर वाली लेयर को बोलेंगे हम विसरल। तो इनर लेयर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके साथ में? लंग्स के साथ में। और आउटर वाली जो लेयर है, यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा? थोरेसिक चैम्बर। तो ये ट्रैकिया से लेकर हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल तक हमें सी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सी शेप्ड रिंग्स देखने को मिलते हैं जो कार्टिलेज के बने हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये बीच में ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये हमें रिब्स देखने को मिल रहा है, और रिब्स के बीच में ये हमें मसल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि कट एंड ऑफ रिब्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर बीच बीच में हमें ये जो बीच में मसल्स देखने को मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, अब ये इंटरकॉस्टल मसल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं या फिर इंटरनल हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल भी होंगे और इंटरनल भी होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हमें लंग देखने को मिला, यहाँ पर हमें ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है डायफ्राम। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। ट्रैकिया मिलेगा, फिर ट्रैकिया के बाद में दो पार्ट में डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद में इनिशियल ब्रोंक्यूल, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद में एल्वियोलाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर लंग का देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है वही इनर लाइनिंग वेरियाज द इनर ल्यूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद डायरेक्टली
लंग्स, ठीक है। इनर जो मेम्ब्रेन है वो लंग्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, उसको हम लोग जानते हैं कंडक्टिंग पार्ट के नाम से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। जबकि जो हमारा एल्वुलाई होते हैं, ठीक है, मीन्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वुलाई जो होंगे, यहाँ पर हम लोग इस इतने पार्ट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट कह सकते हो या फिर एक्सचेंज, जो एक्चुअल में एक्टिव साइड है, जो एक्सचेंज होता है जहाँ पर, वो हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई तक का पार्ट होता है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट, अब आपको फंक्शन मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये वही सारे फंक्शन हैं। जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है उसका काम क्या है, एल्वुलाई तक एयर को ट्रांसफ़र करने का काम कंडक्टिंग पार्ट का है। दूसरा और क्या काम कर रहा है, ये क्लियर करेगा किसको, फॉरेन पार्टिकल से एटमॉस्फेरिक एयर को ये क्लियर करने का काम करता है। साथ ही साथ में ह्यूमिडिफाइज करेगा। ह्यूमिडिफाई का मतलब बाहर कितना भी टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर जब एयर को लेकर के जाएगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर मेंटेन करेगा पहले, और उसके बाद हमारे लंग्स तक पहुंचाएगा। तो वही चीज़ लिखा है, ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के बराबर ये एयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। एक्सचेंज पार्ट, जो एक्सचेंज पार्ट है वहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ एक्चुअल साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूज़न O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक टर्म दिया है, कौन सा टर्म है ये, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, कितने लोग जानते हैं डिफ्यूज़न को, कितने लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या होगा, मूवमेंट, किसका मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनका मूवमेंट कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, डिफ्यूज़न के नाम से जानेंगे। एक और टर्म आता है ऑस्मोसिस। अगर आप लोग जानते हैं इस टर्म को तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अभी जस्ट आप वीडियो को पॉज करके ऑस्मोसिस के बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि ऑस्मोसिस होता क्या है, कहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स आर सिचुएटेड, कहाँ पर होते हैं, थोरेसिक चैम्बर में हमें देखने को मिलेंगे। एनाटॉमिकली अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो ये एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। द थोरेसिक चैम्बर इज़ फॉर्म्ड डॉर्सली। अगर हम डॉर्सल साइड पर देखें, जो हमारी लंग्स हैं, इसकी डॉर्सल क्या मतलब पीछे की साइड में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वेंट्रल साइड में हमें स्टर्नम देखने को मिलता है। अब अगर आप लेटरल साइड में देखोगे तो हमें रिब्स देखने को मिलेंगे, और अगर हम लोअर साइड में देखते हैं तो हमें डोम शेप्ड डायफ्राम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम, ताकि ये जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है ये क्यों इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिससे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन ईजिली हो पाए। सच एन अरेंजमेंट इज़ इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये जो अरेंजमेंट है ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, अल्टर उसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से लिख करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारा जो लंग्स है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा लंग्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, बीच में हमें देखने को मिल रहा है स्टर्नम, ये राइट लंग है और ये हमारे पास में लेफ्ट लंग है, ठीक है। तो अगर आप इसके पीछे की साइड में देखोगे, यहाँ पर पीछे की साइड में मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम, और ये साइड कहलाती है कौन सी, डॉर्सल। कौन सी साइड कहलाएगी, डॉर्सल। अब अगर आप अपर साइड में देखोगे, ये वाला जो सामने फ्रंट वाला एरिया है, ये हमें देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टर्नम, और जो स्टर्नम है वो हमें देखने को मिलेगा डॉर्सल या वेंट्रल। जब डॉर्सल हमें वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिल रहा है तो ये हमारे पास में कैसा स्ट्रक्चर होगा, वेंट्रल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये हमें रिब्स देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कम्प्लीटली रिब्स का एक केज बना हुआ होगा, ठीक है। और नीचे की तरफ हमें ऐसे करके एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर सिचुएटेड होंगे हमारे लंग्स। इस स्ट्रक्चर का नाम है डायाफ्राम। क्या नाम है, डायाफ्राम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डॉर्सल साइड में हमें देखने को मिल रहा है क्या, डॉर्सल साइड में हमें देखने को मिला क्या, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टर्नम। लेटरल साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिब्स। क्या मिला हमें, ये रिब्स देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पर, लेटरल में।
और अगर लोअर साइड में हम देखेंगे तो लोअर साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, डायाफ्राम, जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया, एक कंप्लीट एयर टाइट चैम्बर बनाने के लिए। एयर टाइट चैम्बर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अपने हाथों से अल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को, तो ये सेटअप है पूरा पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, जिससे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल में रेस्पिरेशन के स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, वही ब्रीदिंग कह सकते हो, रेस्पिरेशन कह सकते हो, वेंटिलेशन कह सकते हो। इसमें होगा क्या, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ड्रॉन होगी, मतलब अंदर जाएगी, जो CO2 है जो हमारे सेल के अंदर बन रहा है, सेल के थ्रू बन रहा है, वो उसको हम लोग रिलीज आउट कर देंगे। तो पहला स्टेप तो हमारा ब्रीदिंग का ये होगा। दूसरा क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं, O2 और CO2 एक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गैसेस का। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है बना हुआ, ठीक है, हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्टर्नम है, ठीक है, और ये हमारे पास में लंग है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लंग की बात करें तो इस साइड में हमें कुछ इस तरीके से ब्लड कैपिलरी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा हमें, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। यहाँ पर इस ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट होगा CO2, और यहाँ पर जब हमें बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस तरीके से, इनको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई हमें देखने को मिलेंगी, इसके अंदर हमें कौन सी गैस मिलेगी, O2। तो ये जो O2 है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये जो CO2 है ये एल्वियोलाई में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो रहा है, CO2 पहुँचेगा एल्वियोलाई में जो ब्लड से रिसीव किया जाएगा, और O2 पहुँचेगा ब्लड में जो एल्वियोलाई से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, ठीक है। अब आगे देखें, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। जो हमने ऑक्सीजन रिसीव किया है ये सेल इसको यूटिलाइज करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन में, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। तो CO2 रिलीज़ होगी सेल के थ्रू, ये रिलीज़ हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन बार बार आप पढ़ते हुए आए हो, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होती क्या है, कैसे करके इसका ब्रेकडाउन होगा, ये मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। हमारे पास में जो हमने फूड लिया है वो होगा C6H12O6, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन जब होगा तो हमें मिलेगा क्या, CO2 प्लस हमें क्या देखने को मिलेगा, H2O, और इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी। ये हमारे लिए यूज़फुल है इन द फॉर्म ऑफ ATP बोल देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में CO2 बना है, ये CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, और ये CO2 को ही हम लोग रिलीज़ आउट कर देंगे विद द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे और इसको हम लोग रिलीज़ आउट कर देंगे विद द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। तो यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आप लोगों ने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा, उसके बारे में देखा, थोड़ा सा हमने इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ब्रीदिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी तक हम लोगों ने जाना। अब मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीदिंग में, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एक्चुअल में कैसे करके होती है। अब हम लोग बात करेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एक्चुअल जो मैकेनिज्म ब्रीदिंग की वो क्या होती है।